हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस क्लास में बात चली थी कि अपन 12th क्लास के लिए अलग से एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट और प्रीवियस ईयर, उनके सेपरेट आपको और चैप्टर्स मिलेंगे। तो चलो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी पहली क्लास आती है जिसके अंदर चैप्टर 1 स्टार्ट करता हूं मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और वैसे मैं आपको बता दूं, यहां से अपने पास चैप्टर फर्स्ट से 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले। तो अगर अपन चैप्टर 1 के जो 4 अलग अलग सीरीज आएगी, पहली ऑब्जेक्टिव, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट और चौथा प्रीवियस ईयर, तो कम से कम यहां से जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जो है उसका मात्रक क्या होता है। देखो इस चैप्टर के अंदर यूनिट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। जैसे पिछली साल आया था अपने पास। पिछली साल जो क्वेश्चन था वो था निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसका यूनिट पूछ रखा था। अपने पास 3 यूनिट और बच जाती हैं उसके अलावा। कौन सी बचती है? फर्स्ट बचती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और आगे बढ़ता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसको मैं अगर और कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या आ सकता था? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर चार्ज। और आगे बढ़ा तो जो एरिया था वो अपनी जगह पड़ा है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज की बात करें कूलाम, और अगर एरिया की बात करूं तो मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये रहा। इसके अलावा 2 बोनस क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी के साथ में। यूनिट और किस किस की आती है? एक तो आती है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव के लिए क्या यूनिट होती है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही फॉर्मूला होता होगा ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं और आगे जाऊं तो इसका यूनिट बन जाएगा वर्क, कार्य, जूल, और आवेश की वजह से क्या होता है? कूलाम। ठीक है, एक और बच गई इसकी यूनिट यहां पे, जो अपन ने यहां देखा था E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए क्या होती है? देखो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर आप बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला था F अपॉन क्यू। सबसे पहले फर्स्ट क्या यूनिट बन सकती थी इसकी? न्यूटन पर कूलाम। क्यों? क्योंकि फोर्स का मतलब क्या होता था? न्यूटन, और जो आवेश है चार्ज, कूलाम। थोड़ा और आगे बढ़े तो मैंने इन दोनों को ही और मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मीटर से मल्टीप्लाई और कूलाम को भी मीटर से मल्टीप्लाई। न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं भाई? न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं जूल। तो इसका मतलब ये अपना अगला यूनिट मात्रक आ गया, जूल पर कूलाम इंटू मीटर। अब कई लोग ये सोच रहे हो आप लोगों में कि सर वोल्टेज को यहां बताने की कहां जरूरत थी, तो चैप्टर नंबर 2 में फिर से आएगा। देखो अगर मैं जूल पर कूलाम की बात करता हूं तो जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं? जूल पर कूलाम को ही बोलते हैं वी से क्या बन जाता है? वोल्ट। तो ये आया अपने पास वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन आ गया अपने पास कि आपको क्या याद करने हैं? आपको याद करने हैं यूनिट्स। और कौन से यूनिट चाहिए? तो मैंने आपको 3 बता दिए। पहला क्या था? पहला था E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा क्या था? दूसरा था फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और थर्ड क्या बताया मैंने? V, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, साथ में मैं ये बता दूं कब आया हुआ था। अगर आरबीएससी की बात करें 2005, 6, 11, 15, चारों बार यही रिपीट है। और अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन की बात करते हो तो उसके भी मैंने साथ में लिख रखा था। और ये जो पीडीएफ है, ये आप जैसे ही वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट देखोगे तो वहां पे इसको लिंक मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आरबीएससी 2014, 16, 17, 22 फ्लक्स बार पूछ रहा है इसकी यूनिट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन था कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें गाउस का नियम क्या होता है। और गाउस का नियम क्या था? वैसे गाउस का नियम था E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, हो सकता है वो डीए को डीएस में कन्वर्ट कर दे, दोनों एरिया सरफेस एक ही बात थी।
तो यहां उसने ए नहीं दिया, उसने डी एस दिया है। और सेम बात सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। फर्स्ट में क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ो जरा क्वेश्चन। ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस इज 1 एंगस्ट्रम। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो थे उनके बीच की इसने डिस्टेंस दे दी 1 एंगस्ट्रम। इसका मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। फिर इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल जो होगा उसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। हिंदी में देखना चाहो तो भी सेम ही बात है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू पूछ रहा है वो। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई 2A। Q चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के लिए तो इतना ही होता है। और आगे बढ़े दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरे को 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मीनिंग -10 मीटर। तो यहां बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29। दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻29। ये मिसप्रिंट है, देख लेना इसको, ये 29 है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो अपन यहां पहुंचते हैं। ये कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड इन ए क्यूबिकल गाउसियन सरफेस। एक गाउसियन सरफेस है क्यूबिकल घनाकार, और उसके अंदर 5 डाइपोल द्विध्रुव रखे हुए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग। इससे बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि वहां ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिखा भी रखा है अपने को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास है क्या, मेरे पास है डाइपोल द्विध्रुव, और डाइपोल का हमेशा टोटल चार्ज कुल आवेश कितना होता है 0। तो उसका मतलब जैसे ही मैं टोटल आवेश को 0 करूंगा तो फाई भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ड्रॉन विद अ पॉइंट चार्ज एज द सेंटर इज फाई इफ द रेडियस बिकम ट्रिपल्ड। सिंपल सी बात है, उसने कहा कि पहले रेडियस थी फाई, सॉरी पहले रेडियस जो थी 15 सेंटीमीटर, उस पे फ्लक्स था फाई। उसके बाद उसने कहा कि रेडियस जो है उसको कर दो ट्रिपल, 3 गुना, तब फाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी अभी अपन ने एक फाई का फॉर्मूला लिखा था, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या यहां कहीं डिस्टेंस दिख रही है मेरे को? नहीं दिख रही। अगर डिस्टेंस नहीं है तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि फाई जो है उसको डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो वैल्यू पहले थी वो सेम रहेगी, और सेम रहने का मतलब अगर पहले फाई थी तो अभी भी फाई रहेगी, पहले अगर 10 होती तो अभी भी 10 रहती। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वायु की परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है, वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। देखो एयर जो होता है ना, इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। और आगे देखते हैं। वैसे ये प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं, 2014 के आसपास था, हाँ 13 में। और आगे बढ़े तो ये कह रहा है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा कितना होता है, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये। अगर वो मेरे को ये कह दे कि टोटल चार्ज कुल आवेश किसका, डाइपोल का, बोले तो द्विध्रुव का, तो होगा 0। और अगर वो कह दे किसी विलगित निकाय का, आइसोलेटेड सिस्टम का, तो उसका टोटल चार्ज हमेशा कैसा होता है, कंजर्व, संरक्षित। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका मतलब है संरक्षित। और अपने को पता है आवेश तो संरक्षित रहता है, सिंपल। नेक्स्ट, ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक द्विध्रुव है जो किस में रखा हुआ है, वो रखा हुआ है समरूप विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा। देखो वैसे तो अगर आपको थोड़ा डायग्राम याद हो तो कुछ ऐसा आपने डाइपोल के अंदर कर रखा है ऑलरेडी से। ये यहां पे अपन ने 2 चार्ज रखे, ये एक -q, ये +q, और डेराइव कुछ इसी तरह से किया था। ये +qe था
और इधर आने पे ये माइनस क्यू ई था। तो अगर टोटल फोर्स की बात की जाए तो कितना होगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जीरो। ऐसे भी समझ सकते हो, द्विध्रुव है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बराबर फोर्स लगाएगा तो फिर टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स हमेशा जीरो होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे आरोपित बल का मान कितना होगा, जीरो, सिंपल। और आगे बढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर मेरे को कोई ये कहे कि आपको इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं तो एक मैं ये बनाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि मैं 1 कूलाम ना दूं, क्योंकि 1 कूलाम 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं। मैं हो सकता है यहाँ पे कुछ भी दे दूंगा, मान लो 20 कूलाम। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कभी चार्ज पूछा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये मोस्टली क्वांटाइजेशन जो होता है चार्ज का, आवेश का क्वांटीकरण, वहां से ये क्वेश्चन बनता है। देखो तो आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या था, Q इज इक्वल टू एनी। दे क्या रखा है हमें, मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए यहां से। पहले 1 कूलाम के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ लिए मैंने, या चार्ज पूछ लिए, एक ही बात थी, लेकिन मैंने चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन पूछे। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन उल्टा आ जाए, इलेक्ट्रॉन दे दे, चार्ज पूछ ले। फिलहाल देखो, फिलहाल मेरे को दिया गया 1 कूलाम, तो मैंने Q की जगह रख दिया 1। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पूछे हैं, और E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फिर N कितना बन जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 10 का पावर -19 तो ऊपर जाके प्लस का 19 बन जाएगा। 1 में 1.6 का डिवाइड करो जरा, 16 का कितने बार करूं मल्टीप्लाई कि मेरे पास 100 बने, 16 6 जा 96। उसके बाद क्या बच गया अपने पास 4, 16 2 जा, काफी है। 10 की पावर 19 के साथ कुछ दे रहा है, नहीं, वो तो -19 के साथ दे रहा है, 18 बना के दे रहा है। वो 18 बना रहा है तो पॉइंट उधर खिसका दो, 6.2 इंटू 10⁻18। सिंपल। यही क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं दूसरे के लिए। अगर इस बार मेरे को कोई ये कह देता कि आवेश चार्ज है 20 कूलाम, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सेम फेज से सोल्व कर लेना है मेरे को। Q इज इक्वल टू एनी, 2024 का क्वेश्चन है वैसे, ये रीडिंग चेंज थी बस। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन E। Q कितना है 20, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही है N। सोल्व करो, आंसर आ गए, सही है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े। इसका डायग्राम नहीं है, मैं बनाऊंगा इसका डायग्राम। ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है अपने पास, एक सॉलिड मेटल। अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा सही होगा। देखो इस तरह का तो हमें दे रखा है एक स्फीयर, गोला, और इस गोले के अंदर अलग अलग मेरे को दे दिए विद्युत क्षेत्र की लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें। ये फर्स्ट, क्या ये पॉसिबल है, ये सेकंड, क्या ये पॉसिबल है, ये थर्ड, क्या ये पॉसिबल है, डायरेक्शन दे रखी है सबकी, और ये फोर्थ। यहां भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा कर्व है ये। मोस्टली हम क्या सोचते हैं, मोस्टली हम सोचते हैं कि इसके अंदर अगर मैं इनको कोई नाम भी दे दूं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इनमें से कौन सी लाइन है जो एकदम एक्यूरेट है, जो विद्युत बल रेखाओं को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली हम ये सोचते हैं कि गोले से बिल्कुल सीधा निकल जाता होगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार आप इसके फंडामेंटल पे जाओ। विद्युत बल रेखाएं जो होती थी, फील्ड लाइंस, इनका प्रॉपर्टी क्या होती थी, ये कहती थी कि अपने पास जो भी कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के साथ ये 90 डिग्री बनाती हैं, गोले के साथ नहीं, कंडक्टर के साथ। गोला होता तो कैसा बिहेव होता था इनका, अगर अपने पास गोला हो स्फीयर, तो इनका बिहेव कुछ इस तरह से होता था।
ये अपने सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती हैं। ये जो सरफेस होता है, ये जो सतह होती है, इस सतह के साथ बनाती हैं 90 डिग्री। किसी भी जगह बना लो आप, ये 90 ही है। अब यहां देखो 90 कहां है, मेरे को तो दिख नहीं रहा यहां कोई सा 90। ये तो बिल्कुल नहीं है 90, ये देखो सरफेस के साथ 90 नहीं है। इसकी बात करोगे तो सरफेस के साथ 90 तो ये भी नहीं है। इसकी बात करोगे तो सरफेस के साथ 90 ये भी नहीं है। हाँ, इसकी अगर बात करोगे आप तो रियल में देखा कैसे जाता है, अगर ये पता हो तो, ये हमेशा अपन टेंजेंट खींचते हैं, और टेंजेंट जो होता है स्पर्श रेखा, उसके साथ देखा जाता है। तो ध्यान रखना, जो भी बाहर इस तरह से कर्व निकल रही होंगी वो तो होती है 90 डिग्री पे, और बिल्कुल जो सीधा जा रहा है वो 90 नहीं है। हाँ सर, सीधा ये रहा ना, सीधे तो थे ये सेंटर के साथ थे भाई। इसमें अगर कोई एक लाइन और बढ़ा दूं मैं इस तरह की, ये सेंटर के साथ, तो ये भी ठीक थी, क्योंकि ये भी अपना सरफेस के साथ 90 बना रहा है। बट ये 90 नहीं है, क्योंकि रियल में बना कहां से रहा हूं मैं टेंजेंट के साथ बना रहा हूं, टेंजेंट के साथ 90 नहीं है ये। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो एक बार पीछे रिपीट जाओ, रिपीट वापस देखो उसको। 10 हो गए थे। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों के बीच में एक तो लगा इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो विद्युत बल, और एक लगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो गुरुत्वीय बल। दोनों का रेशियो बताना है। डिस्टेंस दी नहीं है, मतलब दोनों की सेम डिस्टेंस थी, और दोनों के दोनों हैं क्या, दोनों के दोनों हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए मेरे को विद्युत और गुरुत्वीय बल के बारे में पता करना हो तो सबसे पहले मैं आता हूं एक नए पेज पे। देखो तो जरा, ये मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों का रेशियो बताओ, क्या इनका फॉर्मूला ध्यान है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और अगर ग्रेविटेशनल की बात की जाए तो G M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अपने पास जो डिस्टेंस थी वो कुछ भी होती, दूरी कुछ भी होती, लेकिन वो कट जाती। और आगे बढ़ते हैं। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 मतलब चार्ज, आवेश, और क्योंकि अपने को पार्टिकल दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू -19। फिर से 1.6 इंटू -19। और आगे आते हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। सेकेंड वैल्यू फिर लगा दो 9.1 इंटू -31। जैसे हम इनको सोल्व करेंगे, क्योंकि अपने को एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं पूछता, वो सिर्फ 10 का पावर ही पूछता है, और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। देखो तो, अगर मैं यहां से राउंड फिगर के अंदर इनको सोल्व करना चाहूं तो बड़ा आसान सा था। 10 का पावर 9 और 19 को काटा, ये -10 बचे। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि -11 और -10 को काट दिया, ये ऊपर आएगा तो ये प्लस बचेगा 1। और आगे बढ़ते हैं तो 31 और 31 बोले तो 62 है, और इधर देखा जाए तो कितना बचेगा? ये माइनस के है ना ये, हाँ, और ऊपर चला जाएगा ये तो 63, और 63 में से क्या करूंगा मैं? 19 को हटा दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा? 16 में से 19 को हटा दूंगा तो 63 में से 42 के आसपास बचेगा। सिंपल। इसका मतलब कोई ज्यादा सा कंसेप्ट नहीं था, ये दो ही बातें कह रहा है। दो इलेक्ट्रॉन है, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन ही दे, क्योंकि अपने 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, अल्फा के बाद में थोड़ा और आगे चले जाओ तो ड्यूट्रॉन, इन सब के बारे में बता रखा है। फिलहाल इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले उसने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके बाद उसने कहा ग्रेविटेशनल। दोनों का रेशियो कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता था? G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट चुके थे, वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करने पे जो आंसर आए थे वो कितने आए थे? 10 का पावर 42। सिंपल। नेक्स्ट, एक कूलाम किसके बराबर होता है? इसका मतलब रियल में वो पूछना क्या चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है कूलाम का
एमकेएस और सीजीएस। देखो तो अगर मैं एमकेएस के अंदर चार्ज लिखूं तो वो तो आया कूलाम में, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं उसको सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं तो एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ यही है स्टेट कूलाम। इसी को बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन, FR। तो ध्यान रखना एक कूलाम में इतने स्टेट कूलाम होते हैं, इतने ESU होते हैं, इतने फ्रैंकलिन होते हैं। रियल में तीनों एक ही बातें हैं। और है क्या ये है चार्ज का CGS यूनिट। ठीक है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है? देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता था लैम्डा = Q/L। अगर Q/L है इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज का मतलब कूलाम और यूनिट लेंथ का मतलब मीटर, कूलाम पर मीटर, सिंपल। और आगे बढ़े। हाँ, अगर मेरे को कोई कहे कि सेकंड क्वेश्चन बनाओ तो मैं तो ये बनाऊंगा। दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी भी डिस्टेंस पे रखे हुए थे, कितनी भी दूरी पे रखे हुए थे, लेकिन अब उनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कर दिया मैंने? हाफ, आधा कर दिया। तो बताइए लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले आप ये देखो कि फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा था। फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा था। पहला क्या था? Q1 Q2 अपॉन R², और यहां जो K था उस K की जगह मैं ये लिख सकता हूं 1/4πε0 इसका मतलब अगर कोई मीडियम को चेंज कर देगा तो भी ये फोर्स चेंज होएगा, अगर कोई दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस को चेंज कर देगा तो भी ये चेंज होगा, और अगर किसी भी एक चार्ज आवेश को चेंज कर देगा तो भी ये चेंज होगा। अब हमें क्या कहा? दूरी आधी कर दी जाए। मैं इस क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से समझाता हूं, आपको समझना। सबसे पहले मेरे को क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा कि जो डिस्टेंस है, दूरी, उसको कर दो आधा। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था R² के, व्युत्क्रमानुपाती होता था R² के। जैसे ही मैं यहां पे आधा रखूंगा 1/2, स्क्वायर अपनी जगह है ही, इसका मतलब थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं इसको, 1/4 आएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन मैंने फिर रिपीट किया अलग तरीके से। इस बार मैंने कहा कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, उसको कर दो 2 टाइम, 2 गुना। अब बताओ फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम, बड़ा आसान था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, F जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या था? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है जितनी भी डिस्टेंस 2, 3, 4 गुना कर रहा है उसको सीधा यहां रख दो। तो उसका मतलब ये आएगा 1/² करूंगा तो 4, इसका मतलब ये 1/4 हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस जो है उसको आपने बढ़ा दिया तो फोर्स जो है वो क्या हो गया? देखो, कम। और अगर डिस्टेंस को आपने कम कर दिया, आधा कर दिया, तो ये तो कंफर्म बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? तो 1/R², R की जगह जो भी आपको बोल रखा है 2, 4, 5, 10 गुना वो रख दो। अगर वो आधा बोलता है तो आधा रख दिया, स्क्वायर करूंगा तो 1/4 जाएगा। लिखूंगे एक बार, देख लो एक बार कैसे लिखा मैंने। ये रियल में आएगा 1/4 और ये 4 ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये 4 टाइम हो जाता है, कुछ ऐसे। ठीक है, और आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगे कोई टॉपिक और था जिसके अंदर से ऑब्जेक्टिव और बन सकता था तो मैंने उनको फिल इन द ब्लैंक में पहले ही कन्वर्ट कर दिया। चलो देखो, तो अपने पास नेक्स्ट है एक द्विध्रुव है, बोले तो डाइपोल, और द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष, एक्सियल और इक्विटोरियल, दोनों का रेशियो पूछ रखा है। इसका मतलब एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका जो एक्सियल पॉइंट है बोले तो अक्ष, और एक उसका जो इक्विटोरियल पॉइंट है बोले तो निरक्ष, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक्सियल पॉइंट पे होता है 2kp/r³, और जो इक्विटोरियल है निरक्ष, उस पे होता है kp/r³। जैसे हम इनको सोल्व करेंगे तो kp/r³ से kp/r³ कट गया और अपने पास वैल्यू कितनी बची है? 2:1। 2:1 बोले तो c। यहां तक थे अपने क्वेश्चंस।
इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी आती है तो आप वहां कमेंट डालो। और जिस बच्चे ने YouTube पे अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इस नाम से आप चैनल को सर्च करो, आपको चैनल मिल जाएगा। कंटिन्यू अपडेट रहो, क्योंकि फिजिक्स के मैं आपको बता देता हूं टोटल 14 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के 4 मैं आपको पार्ट दूंगा। इसका मतलब टोटल 56 वीडियोज आएंगे। बहुत लेंथी वीडियो नहीं बना रहा मैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं इन सब बातों को। 56 पार्ट्स आप देखो, और ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो एग्जाम में अलग आए। आज के लिए इतना काफी है।